नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करसोग के तत्तापानी में मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के पक्ष में तीसरी जनसभा को किया संबोधित। प्रतिभा सिंह के बचाव में उतरे पीसीसी चीफ राठौर, बोले बीजेपी करती है सेना के नाम पर पॉलिटिक्स। महंगाई के खिलाफ माकपा का प्रदर्शन, जयराम सरकार पर बोला जुबानी हमला। शिमला मंडी NH 205 पर घंडल में वैली ब्रिज बनकर तैयार, वाहनों की आवाजाही शुरू। हिमाचल प्रदेश में 16 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम, न्यूनतम तापमान में कमी से सुबह शाम बड़ी ठंड। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा उपचुनाव में एक साधारण महिला कार्यकर्ता को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के इस फैसले को सभी कार्यकर्ता स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की जयराम सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्य के दम पर भाजपा जनता के बीच जा रही है। सुरेश भारद्वाज ने क्षेत्र की जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान संगठन में ही होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है और विकास कार्यों के बलबूते ही भाजपा उपचुनाव में जीत का परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक निर्णय ले लिया है कि परिवार के आधार पर कोई टिकट नहीं दिया जाएगा और टिकट जो है वो श्रीमती नीलम सरेख जी को दिया है, जो हमारी पार्टी की आज भी महिला मोर्चा की प्रदेश की मीडिया से प्रभारी है। ये एक बार पंचायत की प्रधान रह चुकी हैं, 3 बार जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं, ग्रास रूट वर्कर हैं। पार्टी का जो नेतृत्व है, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सब कार्यकर्ता पालन करें, इस बात की अपेक्षा हम सब रखते हैं। प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में काम कर रही है। देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए विकास के लिए जो है वो हम सब सरकार को मजबूत करें और सरकार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर मोहर लगा करके जो है मजबूत होगी। ये इसी बात का निवेदन सबसे करना चाहूंगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कुछ लेने के लिए नहीं, इस भारत माता को जो है वो परम वैभव की स्थिति तक ले जाने के लिए जो है वो इसको ज्वाइन करता है। मेन स्ट्रीम में रह करके ही जो है वो सम्मान प्राप्त कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को स्वीकार करेंगे। किस स्तर पर जो है वो बातचीत हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन कानून जो कहता है मैं तो वो बता सकता हूँ कि कानून में जो फॉर्म A और B होते हैं वो दे दिए जा चुके हैं, स्क्रूटनी हो चुकी है और उसके बाद जो है वो कोई भी मतलब भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही बात कर सकती है कि वो इनसे जो है इनको अकेला छोड़ दे, लेकिन अब जो है वो किसी को बदला नहीं जा सकता है। कि कानून कहता है, ये मैं कानून की बात कर रहा हूँ, पार्टी क्या करेगी मुझे नहीं मालूम। देखिए आप, अंजाम क्या होगा वो बहुत अच्छा होगा। उसमें सब आला नेता जिसको जो है वो बुलाया जाएगा या जिसके जो है वो कहा जाएगा कि वो यहाँ पर आए, तो वो जो स्टार प्रचारक है 20, उनमें से कोई भी यहाँ आ सकता है। प्रेम कुमार धूमल जी भी आ सकते हैं, ठाकुर जयराम जी भी आ सकते हैं, अनुराग ठाकुर जी भी आ सकते हैं। जिसकी आवश्यकता जो है पार्टी समझेगी वो सब आएंगे।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिला के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान शक्तिपीठ नगरकोट धाम माता ब्रजेश्वरी मंदिर में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। नवरात्रों के पावन पर्व पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह शक्तिपीठ देशवासियों की आस्था व श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। उपायुक्त निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक कुशाल शर्मा और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने राज्यपाल का स्वागत किया। राजधानी शिमला में मंगलवार को ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सर्कुलर रोड से लेकर टॉल एंड, खलीनी, BCS और विकास नगर में जगह जगह जाम लगने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी हुई। शहर में जाम लगने का एक कारण सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़ी की गई गाड़ियों और जगह जगह हो रहे निर्माण कार्य भी है। हालांकि मंगलवार को ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण विकास नगर में स्मार्ट सिटी के तहत बनाए जा रहे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य भी रहा। ब्रिज निर्माण के चलते यहां मुख्य मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। यहां छोटे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से आगे भेजा जा रहा है। राजधानी शिमला में जाम की समस्या बढ़ती ही जा रही है। आए दिन शहर में लगने वाले जाम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंगलवार को विकास नगर में स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे फुट ओवर ब्रिज के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी हुई। वहीं DSP हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने बताया कि विकास नगर में स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में लगी मशीनों के कारण जाम लगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए थे। उन्होंने कहा कि सड़क पर सरकारी कार्यालय और NH होने के कारण भी यहां वाहनों की काफी आवाजाही रहती है। देखिए, विकास नगर में जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है फुट ओवर ब्रिज का कार्य जो है चल रहा था, जिसको की परमिशन के तहत उन्होंने फुट ओवर ब्रिज को वहां लगाना था। तो इसके लिए 2 दिन तक वहां पे काम चला हुआ था, जिसके कारण जो है थोड़ा ट्रैफिक जो है प्रभावित हुआ था और पुलिस जो अपने इसके लिए स्पेशल ड्यूटीज़ भी लगाई गई थी। लेकिन NH होने की वजह से और गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो है और कुछ एक मशीनरी जो उस फुट ओवर ब्रिज को लगा रही थी उसके रोड पे होने की वजह से जो है थोड़ा कंजेशन वहाँ आया था, जिसको कि पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके जो है वहाँ पे थोड़ा स्मूथ किया है ट्रैफिक को। और जैसे ही वो फुट ओवर ब्रिज का कार्य पूरा हो जाएगा ये ट्रैफिक जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अरे देखिए, ये उनकी सूचना हमारे तक थी और उसके अंतर्गत जो है हमने यहाँ पे एडिशनल फोर्स भी लगा रखी थी। लेकिन इस रोड पे NH होने की वजह से जो है गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा है। हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज मैक्सिमम वहीं को हैं और यही एक मेन रोड था जो उसको कनेक्ट करता था। तो इस वजह से जो है काफ़ी गाड़ियों की आवाजाही होने की वजह से यहाँ थोड़ा कंजेशन रहा है। जुब्बल कोटखाई निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कानून व व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तराखंड के जिला दंडाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त कार्रवाई के लिए परस्पर संवाद कायम किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि सीमा क्षेत्र की दोनों ओर पुलिस प्रशासन द्वारा इस संबंध में नियम व कानून को कड़ाई से लागू किया जाएगा, जिसके तहत अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई निर्वाचन क्षेत्र में नाके स्थापित करना और CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की संदेहास्पद गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जा सके। आदित्य नेगी ने चुनाव के दौरान अवैध शराब व मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए वाहनों की सघन जांच व निगरानी सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मंडी लोकसभा समेत फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता एकजुटता के साथ अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में डटे हैं। शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुलदीप राठौर ने भाजपा पर खूब जुबानी हमले बोले। आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव में मुद्दाविहीन प्रचार कर रही है और जनता से जुड़े विषयों से भाजपा कोसों दूर है। राठौर ने कहा कि भाजपा नेता कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जनता को केवल महंगाई का तोहफा दिया है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि देश के लोगों को जो वैक्सीन लग रही है उसके प्रचार पर भाजपा पानी की तरह देश का पैसा बहा रही है। कांग्रेस के समय भी कई वैक्सीन अभियान चलाए गए, लेकिन उन पर इतना खर्च नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है वो व्यक्तिगत है, व्यक्ति विशेष को लेके है, मुद्दा विहीन है। क्योंकि ये लोग तथ्यों पे बात नहीं कर रहे। हिमाचल प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।
हम तीसरे नंबर पे, मुफ्त वैक्सीनेशन। आभार मोदी साहब का कि देश को बर्बाद करने के बाद आप जो वैक्सीन लगा रहे हो उसका भी आप प्रचार कर रहे हो। कितना पैसा आपने उस प्रचार पे खर्चा, कोई हिसाब दें। क्या इस देश की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है? कांग्रेस के समय में भी महामारियां फैली है, कितना बड़ा प्लस पोलियो कैंपेन चला। क्या कांग्रेस ने कभी पोलियो के नाम पे वोट मांगे? हैजा की बीमारी थी, क्या उस वक्त वैक्सीनेशन नहीं बनी? क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने होर्डिंग लगाया? भाजपा करोड़ों रुपए अपने 5 स्टार कार्यालयों पर खर्च कर रही है। लखीमपुर हिंसा में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा तक नहीं लिया जा रहा है। राठौर ने दावा किया कि चारों उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। वहीं कन्हैया कुमार और प्रतिभा सिंह के बयान पर राठौर ने कहा कि भाजपा मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रही है। प्रतिभा सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कन्हैया कुमार भारत के नागरिक हैं, उनके ऊपर राजनीति कर भाजपा लोगों को मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। मैंने पहले ही अपने संबोधन में कहा कि मुद्दों को भटकाने का प्रयास है। कन्हैया कुमार इस देश के नागरिक हैं, उन्होंने अपनी बात कही, इन्हें भी अधिकार है ये अपनी बात कहें। वो तो जनता ने देखना कि किसने बात सही कही, किसने गलत कही। प्रतिभा सिंह जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, ना उनकी कोई मंशा थी, लेकिन जानबूझकर मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है। कुलदीप ने कहा कि सुखराम और आश्रय शर्मा दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उनका प्रचार में आना मुश्किल है। राठौर ने कहा भाजपा 4 सीट जीतने का दावा किस आधार पर कर रही है, पहले अपने कार्यकाल के 4 काम तो बताएं। देखिए साहब, ऐसा है, सुखराम जी की अभी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उम्र भी है। जब आश्रय शर्मा चुनाव लड़े थे उस वक्त भी वो खाली एक जनसभा को संबोधित कर पाए थे, उसके बाद प्रचार में नहीं आए। लेकिन आश्रय शर्मा का दिल्ली में इलाज चल रहा है, उनका ENT का चल रहा है, तो जैसे वो ठीक होंगे तो डेफिनेटली ही शुड कम। शिमला के लोरजाखू के देव भवन में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। छात्रियों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। भवन मालिक भीषम देव जस्टा ने बताया कि वो अपने गांव कोटखाई गए थे और उनकी बेटी ड्राइविंग सीखने गई थी। जब वह घर वापस लौटी तो देखा कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। बेटी ने उन्हें चोरी की सूचना दी, जिसके बाद वह शिमला पहुंचे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी शिमला में चोरों के हौसले बुलंद है। शहर के पौष इलाके जाखू में बीते कल दोपहर चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात समेत कैश पर हाथ साफ कर दिया। शिमला के लोअर जाखू के देव भवन के निवासी भीमदेव जस्टा ने बताया कि वो अपने गांव कोटखाई गए थे। उनकी बेटी ड्राइविंग सीखने गई थी। जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। बेटी ने उन्हें चोरी की सूचना दी, जिसके बाद वह शिमला आए। उन्होंने बताया कि चोरों ने घर से सोने के जेवरात करीब 10 तोला, डायमंड सेट, चांदी के गिलास करीब 25 तोला, 18,000 की नकदी सहित कुल मिलाकर 5 से 6 लाख के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। यहाँ पे दिन को हमारे घर में कल चोरी हुई है। यहाँ पे सोने के जेवरात, चांदी के बर्तन और डायमंड सेट वगैरह ले गए हैं। अलमारियाँ वगैरह उन्होंने खोली हुई थी। ये बाहर का जो मेन डोर का लॉक है उसको तोड़ के भी वो अपने साथ ले गए हैं। इसकी हमने FIR लॉन्च कर दी है और पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। दिन को घर में कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था और हम भी अपने गांव गए हुए थे। और रात को फिर जब पता चला इस चीज़ का तो हम फिर वहाँ से चले हैं और रात को यहाँ पहुँच गए थे। इसमें सोने के जेवरात होंगे 10-12 तोले के, डायमंड सेट है और चांदी के गिलास कटोरे वगैरह हैं। इसने FIR लॉन्च की है और वो इसकी तहकीकात करने में लगे हुए हैं। हो गया होगा 5-6 लाख का ऑलमोस्ट। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश की जा रही है। देखिए, एक सदर थाना के अंतर्गत जो है ये एक केस रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें कि किसी घर में जो है कुछ सामान चोरों ने, जिसमें कि सोने के आभूषण और कुछ की ज्वेलरी भी है, उसको चुराया गया है। और पुलिस जो है इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उससे जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जल्द ही इसमें जो है जो भी ये लोग हैं ये हमारी पुलिस की गिरफ्त में हुए हैं।
देखिए, इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस को जो भी सही इसमें लगेगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन करने की होगी वो उसमें कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन शिमला के कालीबाड़ी हॉल में मां दुर्गा की विशेष पूजा हुई। मंदिर में सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मां की पूजा और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवाया गया। वहीं मां के दर्शन करने के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदिर कमेटी के सचिव सोमनाथ प्रमाणिक ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत भक्तों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। कलकत्ता से आया है चित्रकार कमल ने यह मूर्तियां बनाई हैं। मां दुर्गा के साथ भगवान गणेश, कार्तिक, सरस्वती और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी बनाई गई है। ये सभी मूर्ति 4.5 फीट ऊंची है। प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर में करीब 4000 श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में आकर शीश नवाया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को 8 जिलों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर बैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मंगलवार दोपहर बाद 180 फुट लंबे इस पुल से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। पुल के बहाल होने के बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लोक निर्माण विभाग के मैकेनिकल डिवीजन, ढली और धामी के अधिकारियों और मजदूरों ने रिकॉर्ड 11 दिनों में इस पुल का निर्माण कार्य पूरा किया है। पुल निर्माण पर 1 करोड़ 30 लाख का खर्च आया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को 8 जिलों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर बैली ब्रिज निर्माण का कार्य सोमवार देर शाम को पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के मैकेनिकल डिवीजन, ढली और धामी के अधिकारियों और मजदूरों ने रिकॉर्ड 11 दिनों में कुल 110 घंटे काम कर इस पुल का निर्माण किया। पुल निर्माण के इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में आमतौर पर 28 से 30 दिन लगते हैं, जिसे लोक निर्माण विभाग ने महज 11 दिनों में बनाकर तैयार किया। पुल निर्माण पर 1 करोड़ 30 लाख का खर्च आया है। निर्माण में मैकेनिकल डिवीजन के 15 और धामी डिवीजन के 15 कुल 30 मजदूरों ने दिन रात एक कर कार्य कर प्रदेश की जनता को राहत दी है। लोक निर्माण विभाग के मैकेनिकल डिवीजन के अधिशासी अभियंता के रावत ने बताया कि 6 बजे तक उनकी ओर से कार्य पूरा कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम ने दिन रात एक कर लगभग 11 दिनों के अंदर इस कार्य को पूरा किया है। हमारा यहाँ जो पुल बना ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था हमारे लिए। हमने 29 तारीख को यहाँ अपनी विभागीय टीम को लेके, अपने टेक्नीशियंस को लेके यहाँ हमने पुल की इरेक्शन और लॉन्चिंग शुरू करी। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। यहाँ हमें पीछे लॉन्च करने के लिए बहुत कम स्पेस अवेलेबल था। सारे कॉन्स्टेंट्स को देखते हुए हमने यहाँ अपने पुल का काम शुरू किया, अपने टेक्नीशियंस के माध्यम से किया और हमने 11-12 दिन के अंदर 29 तारीख को हमने विधिवत यहाँ इरेक्शन का काम शुरू किया था। उसके उपरांत हमने 11 तारीख को यहाँ हम अपना जो कार्य है वो पूरा किया, संपन्न किया। लोगों की जो दिक्कतों को देखते हुए, जो उनकी समस्याएं नीचे के हिमाचल के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट थे जो यहाँ शिमला राजधानी से कटे हुए थे, उनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए 110 घंटे 11-12 दिन के अंदर हमने इस पुल को पूर्ण किया है। जबकि सामान्यतः इतना बड़ा पुल बनाने के लिए 25 से 30 दिन का समय लगता है। ये पुल 180 फीट लंबा पुल है और 40 आर इसकी कैपेसिटी है। इस पे 20 टन के आसपास जो भार क्षमता वाले वाहन है इसके ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं। वहीं इस अवसर पर सृष्टि माता मंदिर तारा देवी की ओर से निर्माण कार्य में लगे सभी कर्मचारियों एवं मजदूरों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई। जितने भी लोग हैं ये हमारे स्टाफ का और मंदिर भी हमारे स्टाफ का ही है। तो आजकल नवरात्र है और जो हमारे लोग जो भंडारे को नहीं पहुँच रहे हैं तो हम कल अष्टमी है तो आज वहाँ जाके खुद ही दे के आते हैं। देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ माकपा ने केंद्र की जन विरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ती महंगाई को लेकर माकपा ने शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। माकपा के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि घरेलू सिलेंडर के दाम 1000 पार हो गए हैं। गैस कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल सहित खाद्य वस्तुओं के आसमान छू रहे दामों से आम लोगों का जीना दुभर हो गया है, लेकिन सरकार को जनता की इन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ माकपा ने मोर्चा खोल दिया है। माकपा का आरोप है कि केंद्र की जन विरोधी नीतियों के कारण ही महंगाई बढ़ती जा रही है। राजधानी शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर माकपा ने प्रदेश की जयराम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। माकपा के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर में लगी महंगाई की आग के साथ साथ राजधानी शिमला में सामान्य पेट्रोल का प्रति लीटर दाम भी 100 रुपए से पार हो गया है। शिमला में पेट्रोल 100.11 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर व पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। संजय चौहान ने कहा कि पहले ही जनता महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में घरेलू सिलेंडर महंगे होने से परेशानियां और अधिक बढ़ गई है। आम लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। सरकार द्वारा आम जनता को कोई राहत नहीं दी जा रही है। आप देखें, आज सीपीआईएम के द्वारा शिमला के अंदर जिस तरीके से
देश व प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, ख़ास तौर पे ये जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और राशन की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, मैं समझता हूँ आज कोई भी घर ऐसा नहीं है जो इस पेट्रोल डीजल की वृद्धि और रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि के चलते जो है वो अपना रोजी रोटी जो है वो सही रूप में कर पाया। आप देख रहे हैं कि 102 रुपये 77 पैसे जो है शिमला के अंदर पेट्रोल है, और महानगरों के अंदर तो आप देख रहे हैं मुंबई के अंदर 110 रुपये से ज़्यादा जो है वो पेट्रोल की कीमत है। करीब 26 राज्यों के अंदर जो है आज देश में पेट्रोल जो है 100 रुपये से ऊपर है, और 7 राज्यों के अंदर आज जो डीजल है वो जो है वो पूरे तरीके से 100 रुपये से ऊपर है। और रसोई गैस का तो आपने देख ही लिया, मतलब पहली बारी जो है देश के अंदर 1002 रुपये का सिलेंडर जो है वो मिल रहा है। एक और जो है ये जो मोदी की सरकार 2014 में आई थी तो ये नारा देकर जो है आई थी कि हम 100 दिन के अंदर जो है महंगाई को कम करें, परंतु उस समय में अगर आप देखें 410 रुपये का गैस का सिलेंडर था, और आज 102 रुपये का जो है 1002 रुपये का जो है वो मोदी की सरकार ने सिलेंडर किया। पेट्रोल उस समय जो है करीब जो है 60 रुपये के करीब था, आज 110 रुपये है, और इसके चलते आज आप देख रहे हैं कि राशन की कीमतों में भारी वृद्धि जो है हुई है। सरसों का तेल 200 से ऊपर है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सरकार जो इस कोविड काल के चलते जो संकट पैदा हुआ है या सरकार की नीतियों के चलते ये जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, सरकार राहत देने के बावजूद जो है निरंतर जो है टैक्सों का बोझ जो है वो लाद रही है। और आज आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश के अंदर जो पीडीएस के अंदर राशन मिलता है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर 193 रुपये जो है सरसों का पीडीएस में मिल रहा है। क्या कर रही है ये देश में मोदी की सरकार, क्या कर रही है जयराम की सरकार? आज निरंतर रोजगार घट रहा है। 23 करोड़ लोग मध्यम वर्ग के हैं जो है वो मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा के पास जो है वो आगे हैं, और निरंतर जो है करोड़ों लोगों का रोजगार आज जा रहा है, परंतु सरकार कोई भी राहत नहीं प्रदान कर रही है और उल्टा टैक्सों का बोझ लाद कर जो है ये अपने कमाई कर जो बड़े पूंजीपति है, कॉरपोरेट घराने हैं, उनको जो है वो लाभ दे रही है। तो हमारी पार्टी सीपीआईएम जो है आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रही है कि मोदी की सरकार तुरंत जो है ये इसके पेट्रोल के अंदर, ये डीजल के अंदर जो सेंट्रल एक्साइज है इसको जो है तुरंत जो है उसको कम करे, रसोई गैस की कीमत कम करे, और जो राशन के अंदर जो सब्सिडी है वो जो है निरंतर बढ़ाई जाए, और मुफ्त राशन जो है अगले 6 महीने तक जो लोग हैं जो गैर आयकर दाता है उनको दे। आज हम जो है ये आंदोलन कर रहे हैं शिमला के अंदर। अगर सरकार जो है हमारी मांग नहीं मानती है, चाहे वो केंद्र में मोदी की सरकार है चाहे राज्य में जयराम की सरकार है, तो ये आंदोलन और तीखे रूप से होगा, क्योंकि ये जो संकट आज खड़ा कर दिया है सरकार की नीतियों के चलते, आज लोग जो है अपनी आजीविका नहीं कमा पा रहे हैं, आज लोग जो है उनके घर में राशन नहीं है, सिलेंडर जो है वो भर नहीं पा रहे हैं, महंगाई इतनी है। तो इस महंगाई के खिलाफ जो है एक व्यापक आंदोलन जो है सीपीएम के द्वारा वो प्रदेश के स्तर पर चलाया जाए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा 2 अक्टूबर से शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के तहत शिमला के साथ लगते चौक में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सीपीआरआई के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित ग्रामीणों ने चौक और आसपास लगते क्षेत्रों की सफाई की। स्वच्छता अभियान के नोडल अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर से शुरू किया गया था, जो 30 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सीपीआरआई ने कई गांव गोद लिए हैं, जिसकी सफाई का जिम्मा स्वयं सीपीआर ने लिया है। ये स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर से हमारे संस्थान में चालू है। ये पिछले वर्षों में भी होता रहा है, और इस साल भी 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें स्कूल में आयोजन है, स्कूल में सफाई का आयोजन है, बच्चों को व्यायाम के संबंध में बताया जाना है और स्वच्छता के संदेश को आगे ले जाना है। एसजेवीएन के मुख्य महाप्रबंधक नंदलाल ने शिमला के उपनगर टूटू स्थित कामनापूर्णी गौशाला में जाकर पूजा की और गौ माता का आशीर्वाद दिया। मुख्य महाप्रबंधक परिवार सहित गौशाला पहुंचे और गौ समिति को अपनी ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं कामनापूर्णी गौशाला समिति के पदाधिकारी ने मुख्य महाप्रबंधक का यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। आज एसजेवीएन के महाप्रबंधक श्री नंदलाल शर्मा जी शिमला की प्रसिद्ध गौशाला में कामनापूर्णी में आए और उन्होंने वहां आकर गौशाला में गौ सेवा की। अपने परिवार के सहित आए थे वो लोग, और समिति ने उनका पधारने पर जो है स्वागत किया और उन्होंने
पूरी गौशाला को जो है अपना सहयोग देने की बात कही और पूरे शिमला में जितनी भी गायें अगर सड़क पे होगी तो उनको भी उन्होंने आश्रित करने के लिए अपना सहयोग जो है देने की बात कही। समिति ने उनको विश्वस्त किया है कि पूरे शिमला में कहीं भी बर्फ़ से पहले जितनी भी गायें जो है सड़क पे होगी उनको टूटू स्थित जो है कामनापुरनी गौशाला में समिति लेकर आएगी और उनके सहयोग के लिए जो है समिति ने उनका जो है धन्यवाद किया। शिमला के कृष्णानगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर के लंगर हॉल के छत पर कबाड़ रखने पर वाल्मीकि सभा के पूर्व पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई है। कृष्णानगर वाल्मीकि सभा के पूर्व संयुक्त सचिव ईशान सल्होत्रा ने आरोप लगाया कि वाल्मीकि सभा के एक पदाधिकारी द्वारा वाल्मीकि मंदिर की संपत्ति का इस्तेमाल ऐसे कार्य के लिए किया जा रहा है, इससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है। आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए मंदिर की संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा है। ईशान सल्होत्रा ने कहा कि लंगर हॉल की छत पर कबाड़ रखने से हॉल की छत पर जगह जगह सीलन आने से सीमेंट उखड़ चुका है। ईशान सल्होत्रा ने लंगर हॉल के छत को खाली करने की मांग की है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं पूर्व में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ वाल्मीकि सभा में। तो जो प्रेजेंट में वाल्मीकि सभा चल रही है आज की डेट में, उन्होंने मंदिर परिसर में कूड़ा कबाड़ रखा हुआ है, जिससे मंदिर की पवित्रता भंग हो रही है और पूरे समाज को बदनामी बदनुमा दाग लग रहा है कि वाल्मीकि सभा द्वारा वाल्मीकि मंदिर में कूड़ा रखा गया है। हम ये चाहते हैं या तो इसको जल्द से जल्द उठाए, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दें। ये स्क्रैप है, कूड़ा कबाड़, जो कबाड़ जिसको कह देते हैं, वो पदाधिकारी उनका पर्सनल बिजनेस है, पर वो मंदिर परिसर में ना उसको इन्वॉल्व करें। वो मंदिर में सारा कबाड़ रखा हुआ है, जिससे मंदिर का जो परिसर है वो सारा लेंटर ख़राब हो गया है, बैठने को जगह नहीं है, बहुत गंद है वहाँ पर। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसमें प्रशासन कार्रवाई करे। शिमला पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेंशनर ने सरकार से लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान करने और पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन करने की मांग की है और मांगे पूरी न होने की सूरत में आगामी 4 नवंबर को प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन का फैसला लिया है। एसोसिएशन के शिमला में हुए जनरल हाउस में पेंशनर्स ने आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार की है। शिमला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि मंगलवार को शिमला में जनरल हाउस का आयोजन किया गया और पेंशनरों से जुड़ी कई समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 3 साल पूर्व सुंदरनगर में पेंशनरों के लिए जेसीसी का गठन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा पेंशनर्स के लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे इलाज में काफी परेशानी हो रही है। यदि चिकित्सा बिलों का भुगतान समय समय पर किया जाता रहे तो उनको इलाज करने में परेशानी भी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार से पेंशनरों को 65, 70 और 75 साल की उम्र में पेंशन वृद्धि करने और डीए की किश्त भी जल्द जारी करने की मांग की है। जिला शिमला का हमारा जो है वो जनरल हाउस हो रहा है। आज पेंशनर के अंदर पूरे प्रदेश में बहुत रोष व्याप्त है। माननीय मुख्यमंत्री ने तकरीबन 3 साल पहले सुंदरनगर में घोषणा की थी कि पेंशनर के लिए जेसी बनेगी। उसके अलावा पेंशनर की एक चिरकालिक डिमांड जो पड़ी है, 65 साल, 70 साल, 75 साल की आयु पूरा होने पर क्रमशः 5%, 10% और 15% बेसिक पेंशन की बढ़ोतरी की जाए। ये जो बेसिक पेंशन है पंजाब में ऑलरेडी मिल रही है, ये हमारा हक है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जो है पंजाब का स्केल मिलता है और पंजाब में जो ये ऑलरेडी बढ़ी हुई पेंशन है वहाँ ऑलरेडी मिल रही है। तो हमारा इसीलिए पूरे हिमाचल के प्रदेश के पेंशनर ये मांग कर रहे हैं कि हमारे को ये जल्दी से जल्दी दी जाए। उसके अलावा एडीए जो है, माननीय मुख्यमंत्री ने एडीए की किस्त दी, 6% दिया है। ओल्ड पे स्केल में अभी हमारा 29% ड्यू है अभी भी, इस 6% के अलावा, पर माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ 6% दी है। और अधिकारियों के लिए 11% देते हैं। ऑल इंडिया लेवल के अधिकारी हिमाचल में सिर्फ 400 के करीब होंगे या 430-40 होंगे। उनको नए स्केल भी मिल चुके हैं जिसमें कि IAS, IPS और IFS, सिर्फ यही जो स्टेट के कैटेगरी है, इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक एडीए की घोषणा की 11%। तो आज हम जिला शिमला की तरफ जो है इसके ऊपर भी यहाँ मंथन हो रहा है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी ये बता देना चाहता हूँ कि आपने जो ये सिर्फ अपने अधिकारियों के लिए 11% जो इंक्रीज़ किया था, उसके बाद ये घोषणा वापस की, इसको वापस नहीं करना था। पर हमारे जो
हिमाचल प्रदेश के पेंशनर है, कर्मचारी है, उनको भी आप ये 11% दे दीजिए। नए जो हमारा स्केल में तकरीबन यही जो 11% है, नए में पुराने स्केल में हमारा तकरीबन ये 27% के करीब बनता है। उसके अलावा पेंशनर की बहुत सारी ज्वलंत मांगे हैं। पेंशनरों के लाखों रुपए के जो मेडिकल बिल्स है वो पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी तो आजकल मैं ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। जैसे ही आज हमारा त्रिवार्षिक जो है हमारे यहाँ इलेक्शन भी होने हैं, ये अधिवेशन है, जिला की नई कार्यकारिणी भी बनी है। इसके बाद 4 नवंबर के बाद हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक पेंशनर, आज हम ये नहीं बात करते क्योंकि ये जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉन पॉलिटिकल है, पर 4 नवंबर के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेंशनर इकट्ठा होंगे और इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरा बिगुल बजाएंगे और अपनी जो हमारी ये मांगे हैं इनको बनवाने के लिए सरकार को झुकाएंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में पूरे हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है वो कुछ ऐसा भी डिसीजन ले सकते हैं कि अब 2022 के लिए जो है इस सरकार को हम उखाड़ भी फेंक सकते हैं अगर ये हमारी डिमांडें पूरी नहीं करते। हिमाचल प्रदेश में 16 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश के मैदानी, मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय भागों में 16 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में मौसम साफ रहा। न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। आने वाले दिनों में मौसम में कोई बदलाव नहीं है, स्टेबल मौसम रहेगा, साफ रहेगा। और जहाँ तक टेम्परेचर्स की बात है, मिनिमम टेम्परेचर भी नॉर्मल्स के आसपास चल रहे हैं, 12 से 13 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश के लोअर एरियाज़ में और मिडल एरियाज़ में। और किलोंग में 3.1 जो है लोएस्ट टेम्परेचर रहा है। और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में अभी करीब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में फ़र्क है। और ये जो इस तरह का मौसम है, जो स्टेबल कंडीशंस हैं और टेम्परेचर जो सुहावना मौसम है, ये अगले 3 दिन तक बना रहेगा। इसके बाद फिर कुछ जो है तापमान में हल्का सा बढ़ोतरी होगी, खासकर जो रात के तापमान में, रात के जो तापमान है उनमें थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा। बाकी बारिश की अभी कोई इमीडिएट संभावना नहीं है। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।